ये जो अब सारे इकट्ठे हैं, ये अब कौम ने फैसला करना है कि क्या ये जो वोट हो रही है संडे को, इसमें कौन किधर जाएगा। किसी ने कहा जी वो इमरान खान आप रिजाइन कर दें। मैं रिजाइन कर दूं? आखिरी गेंद तक मैं मुकाबला करता हूं, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि कौन जाके अपने ज़मीर का सौदा करेगा वहां। मुझे अभी भी उम्मीद है कि जो हमारे लोग अपना सौदा करके वहां बैठे हुए हैं, मैं अभी भी आपसे ये कहता हूं, सारी जिंदगी ये कौम आपको भूलने नहीं देगी। आने वाली हमारी नस्लें आपको माफ नहीं करेंगी। अगर आपका ये ख्याल है कि ये साजिश को कामयाब होने देंगे, मैं इसके सामने खड़ा हूंगा। जब तक मेरे में खून है मैं इसका मुकाबला करूंगा। और ये अगर आपका किसी का ख्याल है कि इमरान खान चुप करके बैठ जाएगा, किसी खुशफहमी में ना रहे। सारी जिंदगी मैंने मुकाबला किया है। मैं कोई वो आदमी नहीं जिसने बैठे बैठे किसी ने पर्ची दिखाई कि जी मुझे तो पर्ची में पार्टी विरासत में मिल गई है, या मेरा कोई बाप कुछ था, या मेरा कोई फलाना कुछ था, या मैं सरिया लगाते लगाते जनरल जलानी के घर पे वजारत मिल गई और फिर चीफ मिनिस्टर। मैंने स्ट्रगल करके यहाँ पहुंचा हूँ। मुझे स्ट्रगल करनी आती है, मुकाबला करना आता है। मैं किसी सूरत इस साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। मैं किसी सूरत इस साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं जिद्दोजहद करके आया हूं, डटा रहूंगा, लड़ूंगा, अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कौम से खिताब किया। द लास्ट स्टार में आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, वज़ीर आज़म जो खिताब कर चुके हैं, उनका यह कहना है कि इस साजिश का मुकाबला मैं करूंगा। ये तो था वज़ीर आज़म का, जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, उनका कौम से खिताब। अब अपोजिशन की जानिब से जो मुमकिन वज़ीर आज़म है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने क्या पैगाम दिया है, जरा गुफ्तगू मुलाहिजा कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। झूठा और बिल्कुल फ्रॉड है। जिस तरह ये शख्स दिन रात फ्रॉड करता है, झूठ बोलता है, लूटन मारता है, ये भी उसी तरह का फ्रॉड ये खत है। इसके मदरजात आप पढ़ें तो इस तरह के मेमोस तो दिन रात आते रहते हैं तमाम हमारे सफारत खानों से। इसमें क्या है, ऐसी बड़ी बात साबित करे कि किस मुल्क ने पाकिस्तान के अंदर एक्चुअली मुदाखलत की है, सबूत लेके आए कौम के आगे, साबित करें कि किस मुल्क ने धमकी दी है। ऐसे मेमो तो रोज आते रहते हैं, हमारे सिफारतकार दूसरे मुमालिक से भिजवाते रहते हैं। ये खिताब था अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली का। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सबूत मांगे हैं कि उस खत के सबूत दीजिए कि एक बाकायदा तौर पर आपको धमकी दी गई है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, वजीर आजम की तकरीर को क्या बतौर वजीर आजम उनका आखिरी खिताब समझे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, आज के तनाजुर में अपोजिशन के पास जो स्कोर है, उनके तनाजुर में अपोजिशन की जो इस वक्त गेम है, उसके तनाजुर में देखें तो यह आखिरी खिताब है बतौर वज़ीर आज़म। अगर अपोजिशन के मुताबिक जो उनकी गेम है, अगर ये गेम इसी तरह रहती है, अगर ये गेम इसी तरह चलती है, अगर कोई लोग वापस नहीं आते, अगर कुछ लोग जो हैं वो कुछ गलत सिमत को दुरुस्त सिमत की तरफ लेकर नहीं जाते, तो फिर तो यही लगता है। लेकिन यार सर, एक चीज़ मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई। इमरान खान से इख्तलाफ हो सकता है कि जी वो गलत बयानी कर रहा है, ठीक है जी, आपका सियासी हक बनता है आप उससे गलत बयानी उस पर इल्ज़ाम लगाए। आप कह सकते हैं शाह महमूद कुरैशी गलत कह रहे हैं, आप कह सकते हैं जी असद उमर गलत कह रहे हैं। आज एक इजलास हुआ है यार सर, अगर आकाश आप उस इजलास की का अलामिया भी दिखा देते तो समझ आ जाती कि उस इजलास का जो अलामिया जारी हुआ है, उस इजलास में जो लोग बैठे थे वो पाकिस्तान की सलामती के ज़ामन हैं, वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के ज़ामिन हैं, वो पाकिस्तान की सालमियत, इस्तेहकाम और इस्लाम की सरबलंदी के ज़ामिन हैं, वो पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों के, पाकिस्तान की सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं। तो उनकी तरफ से ये अलामिया उस मीटिंग के बाद ये जारी होता है कि हम ऐसे मुल्क के ख़िलाफ़ उसको भरपूर जवाब देंगे। इसका मतलब है वो ख़त जो है खाली कागज़ का एक टुकड़ा नहीं है, वो जेब से निकाला हुआ कागज़ नहीं है। इसका उस ख़त में कुछ ऐसी चीज़ है कि पाकिस्तान की अहम अदारों के जो वहाँ पर ज़िम्मेदारान बैठे हैं, वो उसके बाद जो अलामिया जारी करते हैं उसमें ये कहते हैं। इसका मतलब है पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी हुकूमत को ख़त्म करने की मुदाखलत हो रही थी। आलाकार कौन था, आलाकार कौन बना, सहूलतकार कौन बना,
किसको कहां से क्या मिला, किसकी कहां पे क्या इन्वेस्टमेंट थी, पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की कुव्वतें किस पर क्या इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, ये तो साबित हो गया। राणा साहब, पहले उनका खिताब रिकॉर्डेड चलना था, फिर यह कहा गया कि वो बराह रास्त चलेगा। अब बराह रास्त जब खिताब हो रहा है तो उसके दौरान अमेरिका का नाम लिया जाना, बहुत से हल्के ये कहते हैं कि उनसे फंबल हुआ है, कुछ ये समझते हैं कि वो डेलिबरेटली उन्होंने नाम लिया। आप क्या इस पर राय रखते हैं? नहीं, वो सोच समझ के लिए है ना, कोई फंबल नहीं हुआ उससे, सोच समझ के लिए है। इमरान खान जब तकरीर कर रहे थे उन्हें पता था आज मैं जो तकरीर कर रहा हूँ वो क्या है, उन्हें पता था हम अपना मुकदमा देखें। हमने दोपहर में भी ट्रांसमिशन में ये कहा था यासिर कि वो आज अपना मुकदमा अवाम की अदालत में रखेंगे, आज वो पाकिस्तान का मुकदमा जो है अवाम की अदालत में रखेंगे। और जब वो पाकिस्तान का मुकदमा आज उन्होंने अवाम की अदालत में रखा, आज उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, पेश कर दिया मुकदमा पाकिस्तान का। अब देखते हैं वो कि कौन कौन सी ऐसी सियासी जमातें हैं जो ये जिन्होंने अपने मुआहिदा ये करके किया है कि हम पाकिस्तान के लिए मुआहिदा कर रहे हैं, कौन सी सियासी जमातें हैं जो तकारीर में कहते हैं कि पाकिस्तान सबसे पहले, कौन सी ऐसी सियासी जमातें हैं जो कहते हैं हम पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए और पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी के लिए आ रहे हैं। अब तो ये केस सीधा बिल्कुल हो गया, इमरान खान का केस नहीं है ये। यासिर, मैं आज आपको एक बात बता दूं, यह मैं बड़े मुख्तार अंदाज से ये बात कर रहा हूं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो किसी के साथ भी, लेकिन इमरान खान की जान को बड़ा शदीद खतरा है। मैं जो आपसे बात कह रहा हूं आप इस बात को नोट रखिएगा। अब इमरान खान ने एक खुला चैलेंज देने के बाद आप क्या समझते हैं, अभी इसके वो कुव्वतें जो ये सब कुछ कर रही थीं, जो पाकिस्तान को गुलाम देखने की ख्वाहिश रखती हैं, उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, वो कुव्वतें इमरान खान की आज की इस तकरीर के बाद खामोश बैठेंगी? वो कुव्वतें अपने सहूलतकारों को इस्तेमाल करें, वो कुव्वतें अपना सरसुख इस्तेमाल करें, वो कुव्वतें कि कुछ भी चीज़ इस्तेमाल करेंगी? अभी हो सकता है कल तक पता चले और कुछ लोग छोड़ के चले गए, ये भी हो सकता है कि गफलत की गफलत से बहुत से लोग जाग भी जाए, बेदार भी हो जाएं और आके अपने सीधी राह पे आ जाएं। लेकिन मैं यासर आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर बता दूं, खान ने आज मुकदमा तो लड़ा है लेकिन आज अपनी ज़िंदगी को भी ख़तरे में डाल दिया। राणा साहब, बहुत से सियासी पंडितों से भी इस बारे में पूछा गया, अपोजिशन के रहनुमाओं से भी इस बारे में सवाल किए गए, ये जो नुक्ता आप उठा रहे हैं, इस बारे में जो सवाल किया गया उसके जवाब में उन लोगों की राय ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कद और इमरान खान का कद दोनों में फ़र्क है, ये वैसी शख्सियत नहीं है, कोई इन्हें मार के इनको सियासी शहीद क्यों बनाएगा? जुल्फ़िकार अली भुट्टो कोई शक नहीं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बड़ा कद, एक बड़ा आदमी था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सियासत में आके बड़ा बना था, इमरान खान सियासत में आने से पहले बड़ा था। जो आज उसने बात की कि सियासतदान के क्रेडिट में क्या है, सही, किसी के क्रेडिट में कुछ नहीं है, इसके क्रेडिट में था। इमरान खान आज जिस वक्त में बात कर रहे उस वक्त में पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया मौजूद है। उस वक्त आप टीवी पर पाबंदी लगा सकते हैं, आप चैनल्स पर पाबंदी लगा सकते हैं, बेकाबू सोशल मीडिया पे नहीं लगा सकते, ट्विटर पर नहीं लगा सकते, इंस्टाग्राम पर नहीं लगा सकते। आप आज आपकी बात, उस वक्त खबर छपती थी 24 घंटे बाद, या सर या पीटीवी होता था ना, यही होता था ना। अब तो एक एक लम्हे एक एक चीज़ हो रही है। आप गौर करें कि आज का जो इजलास था, आज के इस पूरे इजलास में, आज की इस तकरीर को क्या सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया ने दिखाया? ना ना ना, इंडिया के अंदर ट्रेंड ये है, इंडिया के अंदर ट्रेंड ये चल रहा था एंड ऑफ इमरानिस्ट, उनका ये कहना था इमरानियात का खात्मा हो रहा है। आज देखिए जश्न कहां मनाया जा रहा है, भारत के अंदर इमरान जा रहा है, उसका जश्न भारत में मनाया जा रहा है, उसका जश्न जो है इसराइल में मनाया जा रहा है, उसका जश्न जो है वह अमेरिका में मनाया जा रहा है, उसका जश्न वहां मनाया जा रहा है जो पाकिस्तान के अंदर नहीं चाहते थे। अगर इमरान खान की के जाने की खुशी भारत में मनाई जा रही है तो फिर आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये फतह किसकी है और शिकस्त किसकी है, ये किस पर सरकारी ज़रब लगाने के लिए जा रहे थे। क्यों? देखिए मैं तो एक ही बात करता हूँ यासर, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, अगर ये खत दुरुस्त है, जो अलामिया जारी हुआ उसके मुताबिक ये चीज़ें दुरुस्त हैं, तो फिर इसके सहूलतकारों पर आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगता? फिर आर्टिकल 6 लगाने में क्यों हिचकिचाहट है? कोई भी हो चाहे सवाल बनता है कि जब आपको पता है सहूलतकार कौन है, इस पर सो मोटो क्यों नहीं लिया जा रहा है?
राना साहब गुफ्तगू को तूल देते हैं, इसी बीच हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक साहब ने। एजाजुल हक साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। एजाजुल हक साहब, आप वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब को किस नज़र से देखते हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा डटा रहूँगा, ये जो सोचते हैं कि मैं भाग जाऊँगा, मैं भागने वाला नहीं हूँ, खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा और इनको बेनकाब करूँगा। अब वो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, अपोजिशन तरदीद करती है उसकी और अपोजिशन सबूत भी मांगती है। इस वक्त जो वो नूरा कुश्ती चल रही है सियासत के अंदर, आप क्या समझते हैं हक पे कौन है? देखें, आज प्राइम मिनिस्टर की जो तकरीर थी और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की आप कह लें जो मीटिंग थी, इसमें एक बात तो वाज़ेह हो गई कि खत जो है वो ऑथेंटिक था। अब ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने और हुकूमत ने डिसाइड करना है कि ऑपोजिशन को किस तरह से ऑन बोर्ड लेना है। बात यह है कि कौम अब दो हिस्सों में आज तकसीम हो गई है। एक हिस्सा वो है जो साजिशों के साथ खड़ा है और एक हिस्सा वो है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अब उसमें आप अपने आप को जिस मर्जी पलड़े में डाल लें, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन लोगों के अंदर मैं समझता हूँ कि बड़े जज्बात उनके उभरे हैं। लोग बड़े परेशान हैं। लोग ये देख रहे हैं कि इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, एजाजुल हक साहब, आप इस हुकूमत के नाकिद भी रही हैं, आपने इनकी तर्ज सियासत, तर्ज हुकूमत पे भी बहुत से इख्तलाफात रखे और बयानात आपने दिए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर आप ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान जिस मौक़िफ़ पर कायम है वो दुरुस्त है? 101% दुरुस्त है। और मैं समझता हूँ उनको कौन सी तकरीर करनी चाहिए थी आज। उस दिन भी जो उन्होंने कहा वो भी बिल्कुल सही कहा। और आज तो इस पे मतलब एक मोर तस्दीक हो गई ना इस पे आज, कि जब तमाम पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न अदारे जो हैं जब एक मेज पर बैठकर एक एलानिया जारी कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अब कोई शक व शुबात की बात नहीं रह गई। अब आप इस वक्त देख लें, लेकिन मैं एक बात इस वक्त ये कहूँगा कि इस वक्त मुल्क को डिस्टेबलाइज करना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मारना है और ऑपोजिशन। मैं आपको बताऊं, एजाजुल हक साहब, आज मियां शबाशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ, उन्होंने कहा जी ऐसे कई लेटर आते हैं, कई मुमालिक से ऐसे मुनासरे आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो रूटीन की बात है। क्या आप तो हुकूमत पे बड़े अहम जिम्मेदारी पे रहे, क्या ऐसा होता है? ये ऐसा अगर होता होगा तो तभी ये घुटने टेक देते होंगे, ऐसा होता होगा तो तभी ड्रोन अटैक होते हैं, ऐसा होता है तो तभी अपनी बेसिस जो है वो दूसरों को दे दी जाती हैं, जब ऐसा होता है तो तभी आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी होती है, जब ऐसा होता है तो 80,000 जानें जो है उनकी कुर्बानी देनी पड़ती है। और आपकी पिछली तीनों जंगों में इतने अफवाज पाकिस्तान के लोग शहीद नहीं हुए जितने पिछले इस दहशतगर्दी के जंग में हो चुके हैं, कि फ्रंट लाइन स्टेट भी हम हैं और मार भी हम खा रहे हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी हम लड़ रहे हैं और दहशतगर्द भी हम हैं। यानी कब तक हम ये बर्दाश्त करते रहेंगे? देखें, या तो आप कह दें कि जी हम, और फिर सीधी सी बात है, इस वक्त आपके ऊपर प्रेशर क्यों डाला जा रहा है आपको ये मालूम है? इंडिपेंडेंट, कौन सी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है भाई? जाना रूस जाना या चाइना जाना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं समझता हूँ कौन से मुल्क हैं दुनिया के जो रूस नहीं जाते और चाइना नहीं जाते? पाकिस्तान को सिंगल आउट किया जा रहा है। मुझे ये समझ नहीं आती कि क्यों। हमसे चाहते क्या है? एक ही बात है जो हमसे चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को डीमिलिटराइज किया जाए, डी न्यूक्लियराइज किया जाए, डी इस्लामाइज किया जाए। उसके लिए एजाजुल हक साहब, आप क्या समझते हैं अगर नई हुकूमत आती है और यही हुकूमत लेके आते हैं जो मुत्तहिदा ऑपोजिशन इस वक्त है, वो आ जाती है, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी की एंगलिंग क्या होगी, किस हद तक मुख्तलिफ होगी? देखिए, मुझे तो पता नहीं फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, लेकिन इस वक्त अवाम ये चीज बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि इस वक्त एक पॉजिटिव इंटरवेंशन की जरूरत है। इलेक्शन 6 माह पहले करवाने की जरूरत है। एक इंटरम गवर्नमेंट 3 महीने पहले मार्च अप्रैल में। राना साहब, आपसे सवाल करेंगे, आपने पॉजिटिव इंटरवेंशन की बात की है, उसके लिए कोशिशें हो रही थी, आपको वो सूदमंद दिखाई देती? जी, मैं ये कह रहा हूँ सूदमंद की बात नहीं है। आप इन बेटर सेंस शुड प्रिवेल। आप ऑपोजिशन को भी समझाएं, हुकूमत को भी समझाएं कि भाई 6 माह पहले इलेक्शन करवाओ। एजाजुल हक साहब, पाकिस्तान की अवाम अपने अदारों की तरफ देख रही है, पाकिस्तान की अवाम उन अदारों की तरफ देख रही है जो पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम के ज़ामिन हैं, जो इंसाफ के ज़ामिन हैं। क्या पाकिस्तान के अदारे अवाम की ख्वाहिशात या अवाम को देखते हो या मौजूदा हालात के मुताबिक कुछ करेंगे, या सुख की बांसुरी बजा के सब बैठे रहेंगे?
देखिए, हज़ारों ने हमेशा इंटरवीन किया है, चाहे वो हमारे सुप्रीम कोर्ट क्यों ना हो, चाहे वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट क्यों ना हो। जब भी वो देखते हैं कि मुल्क मुश्किल में है, वो हर वक्त कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं। चाहे वो पॉलिटिकल, आपने पिछले देख लिया कि काकड़ फार्मूला क्यों आया था। आपने देख लिया कि उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब प्रेशर में आके एक एनआरओ किया, और उस एनआरओ के नतीजे में उनको ना सिर्फ अपना यूनिफॉर्म उतारना पड़ गया, बल्कि सेल्फ एग्जाइल में क्या कि एग्जाइल में भी जाना पड़ गया। तो अदारे जब पॉजिटिव इंटरवेंशन नहीं करते तो फिर अदारों का भी नुकसान होता है, मुल्क के नुकसान के साथ साथ। इस वक्त ये देखना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, और आज की सूरत हाल के बाद तो मैं समझता हूँ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले कल और परसों के दिन में इन सबको इकट्ठे बैठना चाहिए, ऑपोजिशन के साथ। लेकिन वो सवाल किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से कि आपकी कल रात मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में कौन सा लायामल तय हुआ, तो उन्होंने इशारा दिया कि पार्लियामेंट के अंदर हमने जो आज अपनी स्ट्रेंथ शो की है, हम यही निजाम को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी वो तहरीक अदम एतमाद से बैकफुट पे नहीं जाना चाह रहे। वो बैकफुट पे तो अभी नहीं जाना चाह रहे होंगे, लेकिन देख लें इन 2 दिनों के अंदर कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं समझता कि इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे हैं कि मुल्क मुकम्मल हो सकता है इतनी डिस्टेबलाइजेशन के। और ये आपको बता दूं मैं कि कौम जो है वो इस वक्त उस शख्स के साथ खड़ी होगी जो पाकिस्तान के हक में दिलेरी के साथ बात करेगा। इजाज़ उल हक साहब, 3 तारीख यकम रमजान भी हो सकता है। हाँ, ये आगे जा सकता है। और 3 तारीख को यकम रमज़ान भी हो सकता है। और अगर जिस तरह आपने कहा कि कौम खड़ी होगी, अगर वहाँ पे एक बड़ा क्राउड इकट्ठा हो गया, वज़ीर आज़म कहते हैं, जो इस वक्त तो वज़ीर आज़म है इमरान खान, वो कहते हैं मैं किसी सूरत में इस साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा, और अगर तसादम की राह बन गई, तसादम हो गया, तो खतरा, तो ये नुकसान तो पाकिस्तान को होगा। नुकसान पाकिस्तान को होगा, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और इनसे पूछा जाए कि ये जो एब्सोल्युटली नॉट कहा था प्राइम मिनिस्टर ने, हालांकि आपको मालूम है कि जहां जहां गलतियां हुई हैं मैंने हमेशा तनकीद की है इस पे, लेकिन जब एब्सोल्युटली नॉट कहा तो फिर इन सब ने मिलकर कहा कि आपने क्यों एब्सोल्युटली नॉट कहा है। जब ईयू को कहा कि आप हिंदुस्तान को नहीं कह रहे, पाकिस्तान को क्यों कह रहे हैं, तो सब ने कहा कि ईयू को जवाब नहीं देना चाहिए था। आज आपको किसी और मुल्क ने धमकी दे दी है तो सारे लेट गए। और ये कहां से शुरू हुआ है मामला और कहां आकर पहुंचा है, ख्वाजा आसिफ ने इसके मुकाबले बयान दिया कि आपने अमेरिका को गलत टारगेट किया है, आपको नाम नहीं लेना चाहिए था। अब वो नाम निकल गया, गलती से निकल गया, लाइव प्रोग्राम था उसमें, उनका इरादा नहीं था नाम लेने का, लेकिन नाम निकल गया। आप ये समझते हैं कि वो डेलिबरेटली नहीं था, फंबल हुआ है? नहीं, हुआ तो फंबल ही हुआ है, लेकिन किसको नहीं मालूम। यानी चलो मुझे और आपको तो मालूम है, किसको नहीं मालूम। एक रेडी वाले से भी जाकर पूछ लें, वो भी आपको बता देगा कि क्या मसला है। नहीं, मुझे बिल्कुल, मैं आप कह रहा हूँ, नहीं चाहते थे, निकल गया नाम, या जानबूझ के किया। जब एक हमारे पार्लियामेंटेरियंस को पता चल गया है, जब हमारे मीडिया को पता चल, उससे पहले पता है, जब हमारे अदारों को पता है, तो जो हमें धमकी देता है उसके मतलब अवाम को नहीं पता होना चाहिए? अवाम को पता है, अवाम को हमसे पहले पता होता है। अवाम को एक एक चीज पता है, अवाम को पता है कि कौन किस कीमत पर कहाँ गया है, कौन किसके कहने पर क्या कर रहा है, और कौन किसके कहने पर क्या कर रहा है, अवाम को सब मालूम है। आप किसी से जाके बाहर पूछ लें। अगर आपको इजाज़ साहब, आपका तल्लक जहाँ सियासत से है, पिंडी से तल्लक है, आप साबिक आर्मी चीफ, साबिक प्रेसिडेंट जो हैं उनके बेटे भी हैं, आपके बड़े अहम हलकों से तल्लकात हैं, आप इस मामले को सुलझता हुआ देख रहे हैं? क्या आइंदा 2 दिन जो हैं, आने वाले 2 दिन जो हैं तहरीक अदम एतमाद से पहले, ये मामला आपको किसी और तरफ जाता नजर आ रहा है, हल होता नजर आ रहा है? मैं समझता हूँ कि इसको हल करने की जरूरत है, और ये हल होना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि ये हल होगा। बिल्कुल, मैं 100% मैं सेटिस्फाइड हूँ कि इस वक्त हम देखें कौम क्या सोचेगी। फिर आप ये देखें ना कि आज जो चीज़ें सामने आई हैं, और ये जो सारे अक्टूबर से लेकर अब तक की मुलाकातें और जान पहचान और वादे जो वहीद हुए हैं, और कौन कहाँ से बैठकर क्या कर रहा है, हर किसी को ये मालूम है। क्या आप मुल्क को इस स्टेज पे लाना चाहते हैं कि लोग सड़कों पे निकलें? सही। एजाज साहब, एक आखिरी सवाल, बिलावल भुट्टो जरदारी के स्टेटमेंट को किस नजर से देखते हैं कि उनका यह कहना कि हमारा ख्याल है कि वजीर आजम इमरान खान के किसी वजीर ने यह अपने किसी सफीर से खत लिखवाया?
मैं इस बात का जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि वो इस ख्वाहिश पर बैठे हुए हैं कि मुल्क के वजीर खारजा बनेंगे। अल्लाह रहम करे इस मुल्क पे। वो इस ख्वाहिश पे बैठे हुए हैं कि वो मुल्क के वज़ीर ख़ारजा बनेंगे। इस वक्त तसादुम की सूरत हाल नहीं होनी चाहिए, अफ़ाम व तफ़हीम से मसला हल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया एजाज़ उल हक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरामे पर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू को यही से कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिताब के ऊपर हम बात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खिताब में जहां कहा कि खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा, वहीं पे उन्होंने बैरूनी साजिश करार दिया अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का आना और आज़ाद खारजा पॉलिसी के ऊपर बैरूनी ताकतों का कदगन लगाना। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बैरूनी साजिशों के आला कार किन्हें करार दिया है, ज़रा गुफ्तगू मुलाहिज़ा कीजिए। 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है, पाकिस्तान की क़यादत या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, वो सिर्फ इमरान खान के लिए। वो ये कहते हैं कि वो गुस्सा तब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम माफ़ कर देंगे पाकिस्तान को अगर इमरान खान ये अदम एतमाद की ये हार जाता है, यानी अगर इमरान खान चला जाता है तो पाकिस्तान को माफ़ कर देते हैं। लेकिन अगर ये इमरान खान के ख़िलाफ़ फेल हो जाती है तो फिर पाकिस्तान को एक मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा। वो असल में ये कह रहे हैं कि ये जब जाएगा तो जो बाकी जो आएंगे वापस, जो दूसरे इमरान खान की जगह आएंगे, उनसे हमें कोई मसला नहीं है। जो इसमें सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ क्या है कि उनके राब्ते उन लोगों से हैं जिनके ज़रिए ये सारी साजिश हुई है, जो यहाँ बैठे हुए हैं। और यहाँ कौन बैठे हुए हैं? 3 स्टूजेस। स्टूजेस का मतलब होता है जो कि बड़े वफादार गुलाम होते हैं। इमरान खान साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, जिस तरह खान साहब ने इशारा दिया कि किस तरीके से आला कार बने और कौन लोग बने, इशारा जिस तरफ किया गया है वो सभी को मालूम है। आप क्या समझते हैं कि फवाद चौधरी साहब ने जो बाद में गुफ्तगू की कि कुछ लोगों को मालूम नहीं है ये साजिश हो रही है, कुछ बड़ों को मालूम है, उनके नीचे जो लोग हैं उन्हें मालूम नहीं है, ये किस हद तक हौसला अफजा बात है कि पूरा ग्रुप जो है वो इस साजिश का आलाकार नहीं? दुरुस्त क्या उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वाकई देखें, इस पर उन्होंने चंद ऐसे अफराद को चुना होता है कि ये लोग हैं, इनके ज़रिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हर शख्स सहूलतकार नहीं होता, सहूलतकार 2 या 3 होते हैं। उनके आगे जो सहूलत, वो आगे अपने सहूलतकार खुद पैदा करते हैं, और जिनको सहूलतकार बनाते हैं आगे, उनको इल्म नहीं होता, उनको बताते भी नहीं कि आपको किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। क्या मुस्लिम लीग नून का वर्कर चाहेगा कैसा हो? कभी नहीं चाहेगा। पीपल्स पार्टी का वर्कर चाहेगा? नहीं चाहेगा। जमीयत उलमा इस्लाम का वर्कर चाहेगा? नहीं चाहेगा। उसका आप आज ANP का वर्कर चाहेगा? नहीं चाहेगा। किसी का वर्कर नहीं चाहेगा। राना साहब, जिस तरह सवाल उठाए गए हैं कि अगर अमेरिका की तरफ से था, जो वज़ीर आज़म ने नाम भी ले लिया मुल्क का और फिर कहा कि मैं किसी और का तज़किरा करना चाहता हूं, उन्होंने उसी को प्लॉट बना के बात को आगे बढ़ाया। वो ये कहते हैं कि ख़त अगर इतना ही इंपॉर्टेंट है तो फिर आपने उनको बुलाया क्यों? किसी को निकाला जा सकता है? क्या आपने भारत का सफ़ीर भारत पाकिस्तान से निकाल दिया? जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर इतने इल्ज़ामात लगाए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाकायदा साजिशें की, तो क्या आपने उसके सफ़ीर को यहाँ से निकाल दिया? आप बुलाते हैं, बुला के आप अपने सहाफ़ती जो आदाब हैं, सहाफ़ती तरीके से जो एहतजाज किए वो करते हैं, सफारती आदाब। अब यासर बात इतनी सी है, हो सकता है कि पाकिस्तान के अहम अदारों ने वो सब कुछ किया हो, ये चीज़ें सारी अहम अदारों के नोटिस में थी। मौलाना साहब को आज तो ये सोचना चाहिए था। मैंने पहले कहा इमरान खान साहब झूठ बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, फवाद चौधरी साहब बोल सकते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब बोलते हैं कि आज एक एलामिया जारी हुआ है, उस एलामिया में आप क्या समझते हैं? खाली कागज़ रखा गया होगा? क्या वहाँ पे बैठे लोग जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के ज़ामीन है, उन्होंने वो सारी चीज़ें देखी नहीं होंगी? इससे पहले उनके नोटिस में नहीं होगा? मौलाना साहब के एक सवाल का जवाब उसमें है, वो सवाल ये कि क्या ये पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से लिखा गया अख़ज़ करदा नतीजा है? तो एलामी में ये बात है कि ख़त में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज जो हैं वो सिफारती आदाब के ख़िलाफ़ हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये पाकिस्तान एम्बेसी से नहीं है, ये डायरेक्ट किसी कंट्री से। बस मौलाना साहब को जो मैं वो कागज़ देख रहा था, मौलाना साहब को आगे लिखा, वो मुझे आज ये समझ नहीं आ रही कि आज पाकिस्तान के सियासतदान अमेरिका की इतनी सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। एक वक्त में आप ये कहते हैं कि हमारे लीडर का सबसे बड़ा क्रेडिट ये है मियाँ कि ये हम एक वक्त में आप ये कहते हैं यासर कि हमारे लीडर का सबसे बड़ा क्रेडिट ये है कि उसने अमेरिकी सदर के फ़ोन के बावजूद धमाके कर दिए।
सारा कुछ कर दिया। और आज आप अमेरिकी सदर हो या अमेरिकी जो भी अफसर लीडरान हैं उनकी फेवर में बोल रहे हैं, मौलाना साहब भी, ख्वाजा आसफ भी, थोड़ी देर बाद बिलावल साहब भी। चलें शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया। फ़ारूक साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। फ़ारूक साहब, मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद आपने सुनी हो। अभी वो गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि अगर ख़त इतना ही इंपॉर्टेंट है, अमेरिका ने ही आपको धमकी दी है, तो 7 तारीख को वो धमकी दे रहे हैं OIC वज़राए ख़ारजा इजलास में, आप उनके वफ्द को बुलाते हैं, वफ्द को बुलाया ही क्यों? जो धमकी दे रहा है उसे वफ्द में ना बुलाइए, उसे बाकायदा तौर पे सफ़ीर को बुला के एहतजाज कीजिए। देखिए, पहले तो इनको माफी मांगनी चाहिए कि ये गैर मुल्की ताकतों की कठपुतलियां हैं, ये उनके स्टूजेस बने हुए हैं। ये पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार की तब्दीली के लिए पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर साजिश का वो लीड कर रहे हैं। ये पूरी कौम इनके जो है वो चेहरे जान चुकी है। इनको शर्मसार होना चाहिए इस हरकत के ऊपर कि एक मुंतखब वजीर आज़म जिसने पाकिस्तान के अंदर आज़ाद खारजा पॉलिसी की बुनियाद रखी है और पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का हिफाजत का हलफ उठाया हुआ है, वो वजीर आज़म जो है डट के है। उस वजीर आज़म को पाकिस्तानी कौम की भी हमायत हासिल है। पाकिस्तानी कौम भी ऐसा लीडर चाहती है जो कि गैरतमंद हो, जो कि कौम की गैरत पे भी सौदा ना करे। इन्होंने, ये तो चोर हैं, मुल्क को लूटा है, 3-3 बार इन्होंने बारियां ली हुई हैं। ये बात करेंगे किसी के आगे, ये किसी के आगे बात नहीं कर सकते। ये जहां करेंगे मुल्क के लिए, अपने मुफाद के लिए, मुल्क के मुफाद को दाव पे लगाएंगे। इनके चेहरे पूरी कौम जो है वो याद रखे। और जो इनके हैंडलर्स हैं, फरख हबीब साहब, जो हबीब साहब, इनको साजिश में आज एक मीटिंग हुई, उनको भी कौम याद रखे। फरख हबीब साहब, आज एक मीटिंग हुई, इजलास हुआ, उसमें अहम तरीन अफराद मौजूद थे, कबीना के कुछ लोग मौजूद थे, अलामिया भी जारी हो गया। जब अहम तरीन अफराद को ये पता है, ज़िम्मेदारान को पता है कि ये एक इतना खौफनाक ख़त था, अलामिया भी बड़ा आपने बिल्कुल जवाब दिया, तो क्या फिर इसके जो सहूलतकार है उनके खिलाफ किसी कार्रवाई का फैसला नहीं हुआ? देखें, ये तो तमाम तर चीजें हैं। यकीनन जो अलामिया के अंदर हिस्सा है, पहली तो राणा साहब ये बात साबित हो गई, वो लोग मुंह छुपा रहे हैं, वो लोगों उनको सहाफत छोड़ देनी चाहिए। जो इमरान खान के बुगज के अंदर कौम की गैरत का सौदा कर रहे थे, वो कहते थे खाती कोई नहीं है, ये इमरान खान झूठ बोल रहा है। आज वो अलामिया जिसमें अस्करी क़यादत भी मौजूद थी, उस अलामिया में ही साबित हो गया कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर बैरूनी मुदाखलत हो रही है, बैरूनी साजिश हो रही है, और ये साजिश की कठपुतलियां बनी हुई हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये सवाल जो है इनसे हर गली गली कूचे कूचे के अंदर पूछा जाएगा। इमरान खान ना करप्ट है, ना उसने मुल्क को लूटा है, ना बाहर जायदादें बनाई हैं। दूसरी जानिब ये सारा चोरों का टोला है जिन्होंने अपने मुलाजमीन के अकाउंटों में पैसे बेनामी डाल के बनाए, मखसूस चपड़ासियों के अकाउंट में, पापड़ वालों के अकाउंट में, फलूदे वालों के अकाउंट में। एक भगोड़ा बन के नवाज शरीफ वहाँ गैर मुल्कियों से मुलाकातें कर रहा है। ये जो इनकी चोरों का जो अतवार बाजार है, ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। फरूक हबीब साहब, एलामी में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान को धमकी देने वाले मुल्क को भरपूर जवाबी रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। वो कब दिया जाएगा और किस तरीके से? बिल्कुल दे रहे हैं, उसके ऊपर फॉरेन ऑफिस जो है वो हमारा काम कर रहा है। डिप्लोमेटिक तौर के ऊपर पाकिस्तान अपना स्ट्रॉन्ग मौकफ जो है वो देगा। पाकिस्तानी कौम गैरतमंद कौम है राणा साहब। अब सवाल इमरान खान का सवाल नहीं है भाई, ये मुल्क के वजीर आजम को धमकी लगाई है। कब तक पाकिस्तान के अंदर बैरूनी साजिशें होती रहेंगी? कब तक बैरूनी हथकंडों बन के जो है वो जमीर फरोशियां ये करते रहेंगे? कौम तो ये सवाल पूछ रही है। इमरान खान तो जो है वो इक़्तिदार से चिपकने वाला नहीं है। इमरान खान तो इक़्तिदार में जो है वो इसलिए आया ही नहीं था। इमरान खान तो 22 साल जद्दोजहद के बाद आया है। कौम ने इमरान खान की स्ट्रगल को जानते हैं, इमरान खान की कोशिशों को जानते हैं। यही वजह है कि पूरी काबीना इमरान खान के साथ खड़ी है। मैं सलाम पेश करता हूँ उन लोगों को जो इस बैरूनी साजिश के आगे डट गए। पाकिस्तान की अवाम हो, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस हो, चाहे वो हमारे इत्तेहादी हो, चाहे वो GDA के हों, चाहे वो जुबैदा जलाल हो, चाहे वो शेख रशीद हो, चाहे वो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हो। और उसमें ऐसे पार्लियामेंटेरियंस भी राणा साहब आज भी खड़े हैं जो आजाद जीत के PTI में शामिल हुए थे। मैं समझता हूँ फरख हबीब साहब, 3 तारीख अदम एतमाद, वोटिंग, गिनती, क्या 3 तारीख को आपके कारकुन, PTI के कारकुन जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर होंगे? देखें, मैं ये समझता हूँ कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त जो है वो इंतहाई, मैं समझता हूँ कि गमो गुस्से में है। वो अपने कप्तान के साथ खड़े हैं। साजिश बेनकाब हो गई है।
उस साजिश को लीड करने वाले जो घिनौने चेहरे हैं, जिनके हाथ करप्शन से लथपथ हैं, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की सालमियत को, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी को, अपनी चोरी, जिनकी दौलत बाहर पड़ी हुई है, वो हमेशा बैरूनी आकाओं के आगे लेट जाते रहे, उनके खिलाफ कौम खड़ी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये फैसला पाकिस्तानी कौम ने जो है वो कर लिया है और वो अपने वजीर आजम के साथ करें। फरूख हबीब साहब, 3 तारीख के हवाले से मौलाना असद महमूद ने एक बात की है, वो ये कहते हैं कि आप 1 लाख जो है वो पार्लियामेंट के बाहर लेके आएंगे। उनकी गुफ्तगू का कुछ हिस्सा मुलाहिजा करते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। खबरें चलाई जा रही हैं कि हम 1 लाख लोगों को इस्लामाबाद में जमा करेंगे। किस बुनियाद पर जमा करेंगे? ये तुरफा तमाशा अब मजीद नहीं होना चाहिए। हम किसी बदमज़गी की तरफ नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ इस तरीके से निपटा जाए तो फिर जो रास्ता अपने लिए आप पसंद करते हैं उसी तरह का आपको जवाब मिलेगा। हम अपने मेंबरान को प्रोटेक्ट भी करेंगे, अदम एतमाद को कामयाब भी कराएंगे। मियां शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठाएंगे। उनको अपने वज़ीर आज़म की कुर्सी से हटने की इतनी तकलीफ नहीं होगी कि जितना मियां शहबाज शरीफ साहब को उनके कुर्सी पर बैठने की तकलीफ होगी। और उसने जो तकलीफ कौम को पहुंचाई है, हम भी मियां शहबाज शरीफ की सूरत में उनको तकलीफ पहुंचाएंगे। मियां शहबाज शरीफ की सूरत में हम वो तकलीफ इन्हें पहुंचाएंगे। क्या कहते हैं फरूख हबीब साहब? वो ये कहते हैं कि आप 1 लाख बंदा लाना चाहते हैं, ये तो तसादुम का रास्ता हुआ। देखें, बात ये है कि इन्होंने क्या बंदे लाने या इन्होंने क्या तकलीफ पहुंचानी है। ये खुद तकलीफ में है, ये खुद बेचैन है, ये खुद मुस्तरब है। इनकी दिहाड़ियां नहीं लगी पिछले 3-3.5 साल से। ये 10 साल तो जो है यही फजल रहमान इक़्तिदार के मजे लूटता रहा है। ये तो सारी जो करप्शन की हंडिया पकाई है, ये जितनी साजिश है उसका मेन किरदार ये है। और इन्होंने क्या इमरान खान को तकलीफ पहुंचानी है? इमरान खान को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। इमरान खान की हवा को भी ये नहीं छू सकते। बुनियादी तौर के ऊपर ये कौम पूरी देख रही है कि किस तरीके से ये चोरों का गैंग, ये बैरूनी ताकतों के मीर जाफर, मीर सादक का जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं कि पूरी कौम ज़हन बना के बैठी हुई है। आज खैबर पख्तूनख्वा से नताइज आ रहे हैं ना, रिजल्ट्स लोकल बॉडीज के, वो नताइज आप देख लें। वो नताइज में पीटीआई आगे जा रही है क्योंकि अवाम ने रद्द अमल दिया है। लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। लोगों को पता है कि इमरान खान डट के खड़ा हुआ, कोरोना से हमें बाहर निकाला, सेहत कार्ड हमें दिया, मुल्क की मैशियत को मजबूत किया, एक्सपोर्ट्स को इमरान खान ने बढ़ाया, इंडस्ट्रियलाइजेशन की। इमरान खान ने पाकिस्तान को कोरोना फ्री कर दिया। 250 अरब रुपए की वैक्सीनेशन। फरूख हबीब साहब, 2 तारीख को फरूख हबीब साहब 2 तारीख को क्या वज़ीर आज़म साहब दोबारा खिताब कर रहे हैं? देखिए, अभी बहुत सारे कार्ड्स हमारे पास जो है वो मौजूद हैं और अभी मैं समझता हूँ कि मैच आखिरी 5 ओवर्स में है और इसमें जो है वो बहुत सारे इनको यॉर्कर्स भी लगेंगे, इनको बहुत सारे बाउंसर्स भी लगेंगे और ये ऑपोजिशन जो है ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। ये आप क्या समझते हैं कि ये इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद ला रहे हैं? ये मसूर की दार, ये इतने काबिल हैं इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद ला सकते हैं? हमारा मुकाबला तो बैरूनी ताकतों के साथ है। फरूख हबीब साहब, रोकेंगे कैसे? यानी आपके इत्तेहादी पहले आपके साथ थे, अब बाज़ाब्ता तौर पे उधर जाके खड़े हो गए। वे फॉरवर्ड क्या दिखाई देता है? देखें, इत्तेहादी हम बड़ा इत्तेहादियों को साथ लेके चले। अल्टीमेटली इत्तेहादी भी अवाम में जाना है ना, उनको भी लोग सवाल पूछेंगे और सवाल पूछना भी चाहिए और सवाल का फिर जवाब भी उनको देना पड़ेगा। आज मुझे बताएं ना, जो गले फाड़ फाड़ के कहते थे कहाँ है खत, कौन सा है खत, लाए पार्लिमानी कमेटी में, ये अगर साजिश का हिस्सा नहीं है फरूख हबीब साहब, क्यों नहीं आए पार्लिमान की कायमा कमेटी में? फरूख हबीब साहब, आप कौम जानना चाहती हैं कि वज़ीर आज़म जो इतने मुतमिन हैं, आप भी इतने मुतमिन हैं, किस तरह बचेंगे अदम इत्तेमाद की इस तहरीक से? कौन सा कुलिया है? राना साहब, हमारा इत्तेकाद अल्लाह के ऊपर है, हम अल्लाह पर हमारा ईमान है। इशू ये है, मुतमिन क्यों है? क्योंकि हमने करप्शन नहीं की, चोरी नहीं की हुई। हमें किसी चीज का कोई खौफ नहीं है, किसी चीज का डर नहीं है। अगर हम खड़े हैं तो पाकिस्तान की कौम के लिए खड़े हैं, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए खड़े हैं। अगर आप असम्बली से बाहर आते हैं, तहरीक उसी दिन से शुरू हो जाएगी। तहरीक के जज्बात इमरान खान। फरूख हबीब साहब, अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, आप असम्बली से बाहर आ जाते हैं, तो उसके बाद असम्बली के अंदर तहरीक चलेगी या असम्बली के बाहर चलेगी? देखिए, हमारा अभी तो फोकस अदम एतमाद को नाकाम बनाने पे है। हमारा फोकस तो इमरान खान को 5 साल पूरे करवाने के ऊपर है और वो इंशाल्लाह हम पूरे करवाएंगे।
इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने पर फोकस है और 5 साल का हदफ है, 5 साल पूरे किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी बात पर मजीद भी बात करेंगे। वो जो सवालात उठाए गए अपोजिशन की जानिब से उस पर भी बात होगी। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, आज जब कौमी असम्बली का इजलास हुआ, कौमी असम्बली के इजलास में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वक्फा सवालात हुआ। जिससे भी सवाल किया गया वो अपोजिशन के किसी भी रहनुमा से, वो मरीम औरंगज़ेब साहिबा हों, ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा हों, शेख रुहेल असगर हों या कोई भी दूसरा हो, हर एक ने वक्फा सवाल के दौरान सवाल के बारे में बात यह की कि सवाल को छोड़ें, आप तहरीक अदम एतमाद पे आज ही वोटिंग करवाएं। जब डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी को इस बात का इदराक हुआ कि ये लोग इंटरेस्टेड नहीं है, तो उन्होंने इजलास जो है अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। अपोजिशन ये समझती है कि डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने आज आईनी तौर से इनहराफ किया है, उनको इजलास मुलतवी नहीं करवाना चाहिए था, गुफ्तगू इस पर होनी चाहिए थी। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, 3 अप्रैल का दिन वोटिंग उस दिन होगी, लेकिन ऑपोजिशन का ये क्लेम कि बात ये हो रही है कि ऑपोजिशन ये कहती है कि हमने आज गुफ्तगू करनी थी और बहुत सी स्पीचेस होनी थी, वो डिप्टी स्पीकर ने नहीं करवाई, तो उनका ये एतराज़ आपको किस हद तक जायज़ लगता है? मेरा ख्याल है अगर हम असम्बली के कार्रवाई को दिखा दें, कुछ हिस्सा फिर मुलायजा कर लेते हैं, दिखा दें तो जवाब आ जाएगा ना। चले कुछ हिस्सा मुलायजा करते हैं। जी मोहतरमा शाजिया मरीज साहबा, अगला सवाल पूछें जी। सवाल नंबर बताएं। सर, मेरा सवाल ये है कि नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन पर वोटिंग आप कब करा रहे हैं? जल्द से जल्द करा दीजिए। मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा और कौम का एक ही सवाल है कि नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग कराएं, फौरी तौर के ऊपर। जी अगला सवाल मोहतरमा ताहिरा औरंगजेब साहिबा। जी, मेरा भी यही क्वेश्चन है कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग करवाएं। शेख रुहेल असगर साहब। वोट करवा लें, आपकी भी जान छूट जाए। वक्फा सवालात में मेरा ख्याल है कोई भी संजीदा नहीं है और माहौल इस तरह का नहीं है। ईवान की कार्रवाई बरोज़ इतवार 3 अप्रैल 2022 दोपहर 11:30 बजे तक मुलतवी की जाती है। राना साहब क्या राय रखते हैं? वही बात। या सर आपने भी सुना, मैंने भी सुना, कौम ने भी सुना। क्या स्पीकर साहब ने, डिप्टी स्पीकर जो उस वक्त कम स्पीकर थे, उन्होंने कहा कि सवालात ना करें? नहीं। क्या उन्होंने कार्रवाई रोकी? अपोजिशन का ये काम बनता था, फर्द जुर्म आयद करती है, एतराजात उठाती है, उस पर बहस होती। क्यों नहीं किया? क्या ये मीना बाजार में आए थे? कितने पैसे लग गए इस कौम के, कितना खर्चा हो गया इस इजलास पे, कितना टीए इनको मिल गया, कितने पेट्रोल की मद में मिल गए, कितना वहां पे जो टैक्स के पैसे हमारे जो जाते हैं उसके पैसे वहां पे लगे, पता है ना? तो हुआ क्या वहां पे एक तमाशा हुआ जनाब अदमेतवा। भाई एक 7 दिन का टाइम है, अगर वो 3 तारीख के बाद नहीं लाते तो आपके पास आईनी जवाब मौजूद है, आप वहां सवालात करें। कौम की अमानतें आपके पास पड़ी हैं, आपने एक मसवदा तैयार किया, आपने सवालात की लिस्ट भेजी, उसी पे आपसे सवालात पूछ रहे हैं, किसी और चीज़ पे तो नहीं पूछ रहे। एक से पूछा उसने ये जवाब, दूसरे ने ये जवाब, तीसरे ने ये जवाब, चौथे ने ये जवाब। ये क्या है? क्या ये तमाशा नहीं? तो उसके बाद ये कहना कि स्पीकर ने गैर आईनी काम किया और कवानीन से जो हट के काम किया, ये ठीक नहीं है। किसको देखें? ये सारी कौम देख रही थी। आज के इजलास को देखने के लिए कौन सा ऐसा शख्स था जो नहीं बैठा था? गली मोहल्लों, कुचों बाजारों में टीवी लगे हुए थे, लोग देखना चाहते थे आज क्या बहस होनी है, क्या फर्द जुर्म आयद करनी है, किस जुर्म की पादाश में उनके खिलाफ अदम इत्मीनाद लाई जा रही है, उन्होंने क्या क्या करप्शन की है, उन्होंने क्या क्या ऐसा काम किया है कि उनको मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं रहना चाहिए। लाना चाहिए था सामने, क्यों नहीं लाए? तो क्या बात होती रही? वैसे तर्जमान आधा घंटा लगा देते हैं मरियम औरंगजेब समेत सारे, क्यों नहीं वहां पे गया? करना गुफ्तगू करते ऑपोजिशन के प्लस पॉइंट पे जाता। जी बिल्कुल, क्यों नहीं की गुफ्तगू करनी चाहिए थी यासर, नहीं की गई। और उसके बाद यही जो 6 लोग थे या 4 लोग थे जिनकी गुफ्तगू थी, उसके बाद उनका कहना कि हमसे सवालात हमें बहस नहीं करने देंगे। क्यों और किस तरह बहस होती है? शहबाज शरीफ साहब ने भी यही आके क्लेम किया कि बहुत सी तकारीर होनी थी। सवाल ये बनता है कि जब मौका दिया गया तब आप जवाब उठाते, तब आप नुकात उठाते और जो फर्द जुर्मा आपने आयद करनी थी वो करते। लेकिन लगता यही था कि अपोजिशन भी यही चाहती है कि वोटिंग हो, बहस ना हो। बहस नहीं है तो फिर आईनी नुकता जो जिसपे वक्फा सवालात के लिए अखज़ किया गया, फिर उसका मकसद क्या होना था, ये सबको देखना होगा। दिलास्टर से मुझे और राना साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।